रिया का एडमिशन हुआ दूसरा वर्ल्स हॉस्पिटल। चलो यार देखो, इसके पहले के क्लास में हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशंस यानी सिविक पेपर स्टार्ट किए थे, और जहाँ पे सिविक में हम लोग सिलेबस भी डिस्कस किए थे और सिलेबस के साथ साथ हम लोग पहला टॉपिक जो है स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताए थे कि संविधान क्या है और उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग यानी संविधान कैसे बना, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग बात करते हैं कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आज हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान का जो है फीचर्स क्या है, व्हाट वेर द फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारतीय संविधान है उसका सबसे फंडामेंटल यानी कोर फीचर्स क्या है। लाइक हर एक कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या होता है, कुछ ना कुछ फीचर्स होता है, तो उसी तरीके से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का भी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। उस फीचर्स को जो है हम लोग समझते हैं, है ना। देखो जैसे भारत के संविधान के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली ये कब बनकर तैयार होता है, ये बनकर तैयार होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 but it came into force on 26 January 1950, and that is why we celebrated Republic Day on 26 January as a because our constitution came into force on this day, and also the head of state was elected by the people of India. Okay, तो इस कारण से जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का जो है बनकर तैयार होता है। हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसका सबसे पहला जो फीचर्स हम लोग का देखने को मिलता है हमारे संविधान में, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है सुप्रीम। जो हमारे देश में जो संविधान है ना वो बेसिकली क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। हमारे देश में इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, सारा कानून भी शर्मा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। देखो कि हमारे कोर्ट में जो है बहुत तरीके का लॉ बुक है, जैसे कि पहले तो होता था आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट होता था, लेकिन आज के टाइम पे उसको चेंज कर दिया गया है। आज के टाइम पे हो गया बीएनएस, बीएनएसएस, है ना, बीएसए, ये तमाम तरीके का भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये तमाम तरीके का जो है नाम चेंज कर दिया गया। यानी हमारे देश में बहुत सारा कॉमन और जनरल लॉ है। सिविल प्रोसीड्यूर के लिए सिविल लॉ है, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर के लिए क्रिमिनल लॉ है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो सबसे सारे लॉ का एक ही सोर्स है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। नो लॉ कैन बी फ्रेम्ड against the spirit of constitutions. You have to follow the basic assumptions of the constitutions. अगर कोई भी कानून भारत में, कोई भी कानून जो है वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। सारा कानून जो है, सबसे हमारे देश में जो सुप्रीम लॉ है यानी हमारे देश का सबसे बड़ा अगर कोई कानून है तो है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज द सुपीरियर लॉ ऑफ लैंड, है ना। और द कॉन्स्टिट्यूशंस जो है, वट एवर थिंग्स मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशंस इज इक्वली बाइंडिंग ओवर एवरी पीपल, एवरी एसोसिएशन एंड ओवर ऑल द थिंग्स विद इन द टेरिटरी। इस भारत में जो है सब पे संविधान का जो है इक्वल बाइंडिंग, इक्वल हम लोग जो है देखते हैं कि इक्वली जो है सबके ऊपर जो है ये लागू होता है, अप्लाई किया जाता है। तो इस तरीके से जो है सबसे प्राइमरी जो फीचर्स होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। यही कहा जाता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन से सोवरेन, संविधान सबसे सर्वोच्च है, ना पार्लियामेंट है ना देश का प्रधानमंत्री है। हमारे देश में संविधान सबसे सुपीरियर है रेदर देन द पर्सन। इसलिए कहा जाता है कि जो इंडिया है वो बेसिकली क्या होता है, चलाया जाएगा संविधान से, न किसी व्यक्ति न किसी विशेष के द्वारा चलाया जाएगा। संविधान के अनुसार और संविधान के प्रोसेस को फॉलो करते हुए देश को चलाना पड़ेगा, बिकॉज नो वन इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन वर्क्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फॉलोइंग देयर प्रोसीड्यूर। इफ यू वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी पनिश यू। If judiciary violates the constitution, judiciary are also punished by the constitution.
इस देश में जो है संविधान सबसे सर्वोच्च होता है। यही कारण है कि हमारे देश में जितने भी बड़े पोस्ट होते हैं वो सब संविधान का शपथ लेते हैं कि मैं अपना काम संविधान में निहित जो भी रूल्स और जो भी हम लोग का प्रोसीजर बताया गया है उसको फॉलो करते हुए जो है मैं अपना काम करूंगा। अगर कभी हम संविधान के अगेंस्ट कभी बात करते हैं तो संविधान हमको क्या कर सकता है, पनिश कर सकता है। तो पहला चीज तो यही है हमारे देश में कि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है वो बेसिकली सुपीरियर लॉ ऑफ लैंड। सुपीरियर लॉ ऑफ लैंड का मतलब होता है पूरे देश का सबसे सुप्रीम लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is the supreme law of land. Constitutions, all law is the source of constitution. But constitution अपने आप में एक सबसे बड़ा लॉ है। अगर कोई कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, अगर वो कानून संविधान के अगेंस्ट है, संविधान के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, तो उस कानून को जुडिशियरी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। और क्या कहकर घोषित करता है कि इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट मींस व्हाट? It means that constitution is superior than all the persons. Law is superior than all. सभी से superior क्या है हमारे देश में? Law है। So law is equally binding everyone. Law सबके ऊपर equally तरीके से लागू होता है। ऐसा नहीं होता है कि देश का प्रधानमंत्री तो तुम्हारे लिए संविधान नहीं, तुम्हारे लिए भी संविधान है, हमारे लिए भी संविधान है, हम सभी के लिए संविधान है। संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। आपको संविधान को मानकर चलना पड़ेगा, संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। ये चीज जो है सबसे पहला होता है। तो सबसे प्राइम फीचर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे देश का सबसे सुपीरियर लॉ है जिसको सभी को फॉलो करना पड़ता है। द गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट, सिटीजन एंड ऑल द पर्संस, ऑल द इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर्क्स इन आवर सोसाइटी, दे मस्ट फॉलो the procedure established by constitution. आप उसको उल्लंघन नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? तो ये चीज एक होता है। तो पहला हम लोग यहाँ पे एक फीचर्स पढ़े कि हमारा संविधान जो होता है वो सबसे सुपीरियर लॉ ऑफ लैंड होता है। यही कारण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन इज सोवरेन, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, सोवरेन है। जैसे हम लोग कहते हैं ना स्टेट हैज सोवरेनिटी, सो स्टेट एक्चुअली स्टेट का किस रूप में सोवरेनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस इज द हाईएस्ट ऑथोरिटी, हाईएस्ट बॉडी इन इंडिया एंड एवरीवन शुड ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन शुड फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला चीज तो हम लोगों को समझ में आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है भारतीय संविधान का कि भारत का संविधान जो होता है सबसे सर्वोच्च कानून होता है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं होता है। सारे कानून जो है इसके अनुसार बनाया जाता है, इसको वायलेट्स करके, इसके प्रिंसिपल को, संविधान को वायलेट्स करके कोई कानून हमारे देश में नहीं बनता है। अगर बनता भी है तो उसको जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है, क्योंकि जुडिशरी इज कॉल्ड द गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So it always try to protect the constitution from this kind of unconstitutional law and unconstitutional policies. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा फीचर्स क्या होता है हमारे भारतीय संविधान का? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है इट एक्चुअली डिवाइडेड द पावर, it divided the power among government and institutions। यानी सरकार के पास कितना पावर होगा, कौन सा इंस्टीट्यूशंस के पास कितना पावर होगा, ये सब कुछ डिफाइन होता है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशंस में। यानी कॉन्स्टिट्यूशन itself prescribes and divides the power among the government and its agency। सरकार और सरकार की जितने भी एजेंसी होती है, इंस्टीट्यूशंस होती है, सभी इंस्टीट्यूशंस को जो है कि तुम्हारा पावर ये है, तुम्हारा पावर ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, ये सब कुछ बांट दिया जाता है। किसमें बांट दिया जाता है? हमारा संविधान में सब कुछ बांटा गया है। क्या बांटा गया है? डिवाइड्स द पावर।
और यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हो, इट डिवाइड्स द पावर एंड ड्यूटी। पावर मतलब क्या? ड्यूटी। पावर तुमको शो करने के लिए थोड़ी दिया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट को पावर शो करने के लिए थोड़ी दिया गया है, या हमारे देश के लेजिस्लेचर को पावर शो करने के लिए थोड़ी दिया गया है, काम करने के लिए दिया गया है। काम करने के लिए पावर चाहिए, और इसलिए आपको पावर दिया गया ताकि आपको काम करे। कानून बनाने के लिए आपके पास लॉ मेकिंग पावर होना चाहिए, वही दिया है हमारे संविधान। तो हमारा संविधान, जैसे हमारा ये देश है, इस देश में गवर्नमेंट है। अब इस गवर्नमेंट का बहुत सारा एजेंसी है, एजेंसी के अलावा भी बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है which was established by constitution itself, not by the parliament and not by the government. Some organization, some institutions which are established by constitution, and that's why those institutions are called constitutional institutions, है ना, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। उनको संवैधानिक संस्था कहा जाता है, बिकॉज दे ऑल आर एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द पार्लियामेंट। वो संविधान के द्वारा ही बनाया गया है, ऑलरेडी संविधान में लिखा हुआ है, संविधान ने उसको बनाया है और संविधान ही उसको पावर देता है। तो संविधान दो काम करता है, ये तो सबसे पहले डिवाइड्स करता है पावर, इट डिवाइड्स द पावर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस और सरकार, सरकार और सरकार के साथ साथ बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं देश में, उन सभी का काम, उन सभी का ड्यूटी, सभी का जुरिडिक्शंस ये बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है? सबसे पहले यहाँ पे बांटता है, सबसे पहले ड्यूटी बांटा गया है, उसके बाद यहाँ पे बांटा गया पावर, बांटा गया है। पावर के साथ साथ यहाँ पे एक और भी बांटा गया, ड्यूटी हो गया, पावर हो गया, जुरिडिक्शंस कि किसका कितना क्षेत्र तक पावर है, ये सब कुछ बांटा गया है ना। तो अब हम समझाते हैं इसको कि किस तरीके से बांटा गया। देखिए, जैसे देखो हमारा सरकार है ना, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? सो गवर्नमेंट इज नॉट ए स्टेट, government is just the part of a state, government is just the element of a state। government basically क्या होता है? element होता है कि state का। government is the agency, government is the machinery of state। government basically क्या होता है कि element होता है। चार important element चाहिए state को बनाने के लिए, जिसका एक part है government। तो government is also an element like population, fixed territory and sovereignty। इससे बड़ा कुछ नहीं। हाँ, बस गवर्नमेंट को हमारा स्टेट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, गवर्नमेंट को ये हमारा स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि तुम्हारा काम है पूरे देश को चलाना, गवर्न करना, और साथ ही साथ क्या करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो गवर्नमेंट को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने नागरिकों का हितों की रक्षा करना, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके सुरक्षा देना उनको, है ना, तमाम तरीके की चीज करना उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए, है ना। तो अब गवर्नमेंट ये सारा काम कैसे करती है, देश को गवर्नमेंट कैसे चलाती है? तो गवर्नमेंट का तीन इंस्टीट्यूशंस है। ये इंस्टीट्यूशंस, एक को कहा जाता है लेजिस्लेचर, एक को कहा जाता है एग्जीक्यूटिव, एक को कहा जाता है जुडिशियरी। लेजिस्लेचर को हमारा संविधान अलग बांट दिया है उसको, है ना। अब गवर्नमेंट हैज थ्री ऑर्गन्स and every organ has given the power by constitution, है ना। जैसे लेजिस्लेचर, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, एक हो गया जुडिशियरी। तो लेजिस्लेचर को काम दिया गया लॉ मेकिंग रिलेटेड, कि भैया देखो तुम्हारा काम जो है लॉ मेकिंग करना है, यानी तुम्हारा काम जो है कानून बनाना है, तुम कानून बनाओगे जिसके माध्यम से देश को चलाया जाएगा। सो गवर्नमेंट का ही तीन ऑर्गन है, ये तीनों को मिला दोगे तो गवर्नमेंट हो गया। गवर्नमेंट और क्या है? यही तो तीन है, तीन मिल जाते तो सरकार हो जाता है। तो लेजिस्लेचर जो कि पहला ऑर्गन है, तो लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर को क्या कहा जाता है? इज द लॉ मेकिंग बॉडी। और ये पावर कौन देता है कि लेजिस्लेचर कानून बनाएगा? दिस पावर इज ऑल्सो गिवन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 79। अरे हम लोग तो अभी पढ़ के आ रहे हैं ना कि लेजिस्लेचर के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया पार्लियामेंट का निर्माण होगा, और वो पार्लियामेंट का काम होगा देश के लिए कानून बनाने के लिए। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मिलके लेजिस्लेचर बनाएंगे, और वो क्या करेगा? देश का लिए कानून बनाएगा, और जो कानून आएगा उस आधार पर क्या होगा? देश को चलाया जाएगा। बिकॉज आज के जितने भी जो मॉडर्न कंट्री है, जहां का जनसंख्या 50 करोड़ के पार है, वहां पे सरकार जो है कैसे ही देश को चला सकता है? नो, दैट इज द ओनली वन वे
and that is the only one way in which the government actually regulates and controls the behavior of people, and that is the law. लॉ छाड़ा देश को चलाना पॉसिबल ही नहीं है। कितना इंसान ले आओगे देश को चलाने के लिए? कानून एक ऐसा चीज है जहां पे सरकार नहीं होता है, बट लोग जब कुछ गलत करना सोचते हैं तो उनके मन में ये डर रहता है, फियर, कि अगर हम उसको मारेंगे तो कल हमको सजा होगा। दिस फियरनेस, ये फियरनेस ही तो देश चलता है। हर जगह गवर्नमेंट हर जगह नहीं हो सकता है, लेकिन कानून का जो आत्मा है, द स्पिरिट्स ऑफ लॉ इज एग्जिस्ट एवरीवेयर, इट एग्जिस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग्स इवन, और जिसके कारण क्या होता है, ये शासन और देश चलता है। तो कानून बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतने बड़े देश को आप बकैती और डकैती से और चिल्ला के तो चला नहीं सकते। इतना बड़ा क्लासरूम हो जाता है तो एक क्लासरूम एक जन से मैनेज नहीं होता। इतना बड़ा देश कैसे मैनेज हुआ? लॉ, एंड दैट्स व्हाई तो हर जगह डिसिप्लिन चिल्लाया जाता है। व्हाई? डिसिप्लिन वो तरीका है जिससे आप ज्यादातर लोगों को और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को भी क्या कर सकते हो, चला सकते हो। तो आपके पास स्ट्रिक्टर लॉ होना चाहिए, लोगों के अंदर डर होना चाहिए कि अगर ऐसा किए तो पनिश हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक लॉ मेकिंग काम, यानी लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। उस लॉ को जो लेजिस्लेचर बनाता है, एग्जीक्यूटिव एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है, एक दूसरा ऑर्गन है सरकार का, इसका काम होता है क्या? इसका काम होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, यानी जो लॉ बन के आया उसको हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन लॉ, इसको हम लोग कहा जाता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव का मेन काम आता है कि जो लॉ बनकर आया लेजिस्लेचर के पास से, उसको क्या करना, पूरे देश में लागू कर देना, यानी या तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, या एक उसी को और भाषा में कहा जाता है इन्फोर्स लॉ, इन्फोर्सिंग लॉ, यानी पूरे देश में क्या करना, लॉ को लागू करना, ताकि लोग उन लॉ को लागू नहीं होगा तो लोग कैसे डरेंगे, कैसे लोग उन चीजों को करना बंद करेंगे जो चीज समाज के लिए, हेल्दी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है ना। तो इसके लिए इसको कहा जाता है इंप्लीमेंटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी, जो एग्जीक्यूट द लॉ का काम करती है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है? एग्जीक्यूट का काम करती है, यानी जो कानून को लागू करने का काम करती है ना। और कानून को लागू करके जो है देश को गवर्न करने का काम करता है एग्जीक्यूटिव। एक काम करता है एग्जीक्यूटिव, एक तो इंप्लीमेंटेशन का काम करता है, जो कानून बन कर है उसको लागू करता है पूरे देश में, और साथ ही साथ दूसरा क्या करता है, टू रन द गवर्नमेंट, टू रन द कंट्री, यानी पूरे देश को क्या करता है, चलाने का काम करता है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। अब आते हैं जुडिशियरी। देखो जुडिशियरी, अच्छा एग्जीक्यूटिव के बारे में भी हमारे देश में क्या किया गया है, बताया गया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है ना। यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में कहां बताया गया, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, प्रेसिडेंट से शुरू होता है ना, प्रेसिडेंट से शुरू होता है और लास्ट एकदम खत्म होता है कहां तक, प्रेसिडेंट से शुरू होकर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तक, ये सब मिलते हैं एग्जीक्यूटिव, तब एग्जीक्यूटिव बनता है और सरकार चलता है। एग्जीक्यूटिव भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, दो पार्ट होता है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दोनों मिलकर एग्जीक्यूटिव होते हैं और यही काम करते हैं देश में कानून को लागू करने का और देश को गवर्न करने का और चलाने का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके बारे में भी तो संविधान में लिखा गया है। तो एग्जीक्यूटिव को ये पावर कौन दिया है, कॉन्स्टिट्यूशंस दिया है। तो वही तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, डिवाइड्स द पावर अमॉन्ग गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो अभी गवर्नमेंट के अंदर ही तो तीन इंस्टीट्यूशंस है, तीनों के बीच पावर को कौन डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशंस, ताकि ये दिक्कत ना हो कि लेजिस्लेचर कभी ये ना कहे कि भैया तुम मेरा पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम मेरे एरिया में ढुक रहे हो, तुम मेरे एरिया में ढुक रहे हो, लिख दिए तुम्हारा एरिया यहां से यहां तक है, तुम्हारा एरिया यहां से यहां तक है। ये काम करने का काम करता है हमारा संविधान, ताकि किसी भी तरीके का क्या हो, गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट का कोई जगह ना हो। एवरीथिंग इज प्रेस्क्राइब्ड। सो जब प्रेस्क्राइब्ड है तो आप जानते हो यहां से यहां तक मेरा पावर दिया गया, तो फिर झमेला ही खत्म। जहां लिखा नहीं होता वहां पे ना झमेला होता है, इंसान थेथराई करता नहीं मेरा पावर दिया गया है, लेकिन जहां पे लिख दिया गया ये आपका है, ये आपका है, तो बात इस बात का वहां पे झगड़ा है ना। तो ये संविधान हमारा करने का काम करता है, तब जाके गवर्नेंस जो है इतना स्मूथ, इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है हमारे देश चल पाता है और देश चला पाते हैं लोग, है ना। तो एक तो एग्जीक्यूटिव, दूसरा चीज हमारा देश में क्या है, जुडिशियरी। अब जुडिशियरी को कहा जाता है एडजुडिकेटिंग बॉडी, इसको कहा जाता है रूल एडजुडिकेटिंग बॉडी। क्या कहा जाता है, जुडिशियरी इज कॉल्ड रूल एडजुडिकेटिंग बॉडी। अब ये रूल एडजुडिकेटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है,
कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन बॉडी मतलब एक ऐसा बॉडी है कि जब कभी क्या होता है कि कंफ्लिक्ट किसी भी तरीके का क्या होता है क्रिएट होता है लॉ को लेकर या किसी भी तरीके का लेकर, तो उस कंफ्लिक्ट को सॉल्व करने का काम किसका होता है? जुडिशियरी का। जुडिशियरी का काम होता है ना, जुडिशियरी का काम होता है, जुडिशियरी को कहा जाता है इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, इंटरप्रेटिंग बॉडी। इंटरप्रेटिंग का बॉडी मतलब क्या होता है? जो लॉ को इंटरप्रेट करता है। जो कानून बनकर आया लेजिस्लेचर की तरफ से, उस कानून को जांच करने का काम कौन करता है? जुडिशियरी, इंटरप्रेटिंग द लॉ। और क्यों जांच करता है? क्योंकि जुडिशियरी को हमारा संविधान बोला है तोड़ा बना रहे संविधान का गार्जियन, तो तुम्हारा काम है संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देगा। तो ये जो कानून बना रहा है तो ये चेक करता है कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या नहीं कर रहा है, वायलेट तो नहीं कर रहा है। इसीलिए तो जुडिशियरी को कहा जाता है गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। अंडरस्टैंड? इसीलिए तो इसको कहा जाता है इंटरप्रेटिंग बॉडी। ये दो काम करता है, लॉ को इंटरप्रेट करता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को इंटरप्रेट करता है इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। और दूसरा काम होता है जुडिशरी का क्या? टू प्रोवाइड जस्टिस, टू प्रोवाइड जस्टिस यानी न्याय देना। भाई जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसके साथ कुछ भी मतलब अगर क्या होता है कि गलत हुआ है, उसको क्या करता है? वो जस्टिस देने का क्या काम करता है? ये बॉडी काम करता है। तो हम लोग देखिए कि गवर्नमेंट के जो तीनों इंस्टीट्यूशंस है, अब देखो जुडिशरी के बारे में तो हम लोग को पता है, आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है ना। आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147, आर्टिकल 124 टू 147 में हमारे संविधान में किसके बारे में बात किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया गया है। वहीं पर अगर देखा जाए तो हम लोग 214 से लेके 231 तक हम लोग देखते हैं तो हाई कोर्ट के बारे में बात किया गया है। वहां पे फिर देखते हैं 231 से लेके 238 तक, यहां पे जो बात किया गया है, यहां पे हम लोग देखते हैं कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात किया गया। पूरा जुडिशरी का जुडिशरी सिस्टम यहां पे खत्म हो गया। तो हमारा संविधान जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट को अलग पावर दिया है, उसके लिए अलग आर्टिकल है कि क्या काम है उसका। हाई कोर्ट का क्या काम है, उसके लिए अलग आर्टिकल है। जो शेड्यूल मतलब जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट्स है, जो बिलो द हाई कोर्ट काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड बिलो द हाई कोर्ट, उनका भी अलग पावर दिया गया है काम, जिससे कोई कंफ्लिक्ट ही नहीं होगा, सबका अपना अपना। यही तो बोले इट एक्चुअली डिवाइड्स एंड प्रिस्क्राइब्स द पावर अमॉन्ग द गवर्नमेंट, है ना, द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार और सरकार के ऑर्गन्स के बीच पावर को बांटने का काम करता है कौन? हमारा संविधान, है ना। ये सिविक में ये सारा क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे मार्क्स कैसे मिलता है, अगर ये चीज हम थोड़ा डाल दे, थोड़ा थोड़ा अगर आर्टिकल वगैरह डाल दे तो कितना कुछ मटेरियल जो है हम लोग डाल सकते हैं। सादा पेपर दोगे तो सादा नंबर आएगा, सिंपल बात है। जितना कुछ हम जानते हैं तो चीज डालेंगे और हाईलाइट करेंगे तो मार्क्स यहाँ पे भी बनते हैं। ऐसा बात नहीं कि डब्बे मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स कम मिलता है बाकी सारे कंपेयरिंग ऑफ अदर्स यूनिवर्सिटी, बट अगर ठीक ठाक लिखते हैं, ठीक ठाक मटेरियल राइटिंग वगैरह ठीक ठाक फॉर्मेट से लिखते हैं तो मार्क्स मिलते हैं। वहां पे नहीं, उस यूनिवर्सिटी जैसा नहीं मिलता है 8 पॉइंट एसजीपी, बट यहाँ पे भी ठीक ठाक 7.5 7.2 उठाया जा सकता है। 7% 7.0 एसजीपी उठाया जा सकता है, 70% उठाया जा सकता है अगर हम ठीक ठाक प्रॉपर तरीके से अगर पढ़े तो ये तमाम चीज जो है अब यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो वहीं पे देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस, और भी हमारे देश में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे हमारे देश में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस क्या है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी व्हिच हैज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना, संविधान के द्वारा खुद ही बनाया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पावर बांटा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर दिया गया ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होगा, ये कैसे इलेक्शन को कंडक्ट होगा, इसका मेन तो काम है टू कंडक्ट द इलेक्शन। तो इसके लिए इसको पावर दिया गया है, आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग सारा पावर दिया गया है। इवन हमारे देश में और भी बहुत सारा क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया। और क्या है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और क्या हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हम जितना भी बता रहे हैं। These all are the constitutional body. These all are written in the constitution. Original constitution में लिखा हुआ है। यूपीएससी के बारे में और एसपीएससी के बारे में 312, 315 में ये तमाम बातें जो है लिखी गई है।
है ना। उसके अलावा देखा जाए तो हमारा एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 280 में लिखा गया है। तो सबका पावर क्या है क्या नहीं है, ये तमाम चीजें जो है हमारे संविधान में क्या होता है, लिखा हुआ है, जिससे कोई गड़बड़ी नहीं होता है कि ये मेरा काम है या मेरा पावर है। किसी भी तरीके का दो तीन इंस्टीट्यूशंस के बीच क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कंफ्लिक्ट नहीं होता है। ये जो चीज जो है यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है, और कंफ्लिक्ट नहीं होता है क्योंकि हमारा संविधान बहुत साफ साफ तरीके से सभी को डिफाइन करते हुए सभी को पावर को डिवाइड कर दिया है। तो समझ में आया, गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझ में आया कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स द पावर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। हमारे देश के सारे इंस्टीट्यूशंस के पावर को जो है हमारा संविधान क्या करता है, प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है। अब तीसरा बात करते हैं, अब तीसरा फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स the fundamental rights and duty of the citizen, duties for the citizen। यानी हमारे संविधान में संविधान जो है नागरिकों को क्या क्या अधिकार है इस देश में, नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है उनका अधिकार क्या क्या है इस देश में। Being a citizen of India, what kind of constitutional right you have, यानी आपके पास संविधान के द्वारा दिया गया आपको क्या क्या राइट्स है, ये संविधान ऑलरेडी लिख देता है कि ये नागरिकों का अधिकार है। यानी our constitution also lays down the fundamental rights and duties for the citizen, है ना, जिससे क्या ये करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा ट्राई करता है कि गवर्नमेंट के आर्बिट्रेरी पावर से कॉमन राइट्स और कॉमन ड्यूटी वायलेट ना हो, डिप्राइव ना हो। कोई व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार जो संविधान दी हुई है वो अधिकार जो है गवर्नमेंट ना छीन ले, इसके लिए तो प्रिस्क्राइब किया गया है। इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी फॉर द सिटीजन। लाइक जैसे सरकार को जैसे सारा पावर डिफाइन किया गया उसी तरीके से नागरिकों का भी सारा राइट सारा ड्यूटीज हमारे देश में हमारे संविधान में डिफाइन किया गया। इसे साफ साफ समझता है कि हमारा राइट्स क्या है क्या नहीं है। तो जैसे अब हम लोग जानते हैं इट प्रिस्क्राइब्स फंडामेंटल राइट्स। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट नाउ? 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली कितना था? 7 ओरिजिनली, यानी जब हमारा संविधान बना था तो उस समय 7 था, बट now there are 6 fundamental rights in our Indian constitution. One fundamental rights has been deleted from the fundamental rights and that is the right to property. पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट का पार्ट था, तो जब तक पार्ट था तब तक सरकार जो है किसी का जमीन जो है अगर मांगती है तो उसको राजी होना बहुत जरूरी था। वो अपनी इच्छा से अगर बेचना चाहता है तो बेच सकता है, वरना अगर सरकार चाहे भी तो नहीं ले सकती। ऐसा था, फंडामेंटल राइट्स था, यानी सरकार छीन नहीं सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है लोगों को, है ना। लेकिन आज क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स को डिलीट कर दिया गया बाई 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा, जो बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये जो 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया, डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद से जो है आज भी राइट टू प्रॉपर्टी है। संपत्ति रखने का अधिकार है, संपत्ति खरीदने का अधिकार है, संपत्ति बेचने का अधिकार है, लेकिन अब जो है ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि एक लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब होता है विच इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी ये एक लीगल राइट का मतलब होता है कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार मतलब सरकार कानूनी तरीके से जो है आपसे आपकी संपत्ति मांग सकती है, और अगर नेशनल डेवलपमेंट और नेशनल प्रोजेक्ट के लिए मांग रही है तो आपका उसके बदले में आपको अच्छा खासा जो है आपको वो पैसा भी देगी, है ना। तो आज भी है, लेकिन आज एब्स्ट्रैक्ट राइट नहीं रह गया है। एब्स्ट्रैक्ट राइट का मतलब होता है आपका चलेगा ऐसा कोनो बात नहीं है। सरकार चाहेगा तो तुमसे तुम्हारा जमीन ले लेगा, बदले में पैसा दे देगा, वो बात की बात। हाँ, 3
जो एम है जो है अभी ओरिजिनली एक्चुअली राइट टू प्रॉपर्टी हमारा जो है अभी हमारे देश के संविधान 300 ए में है। हालांकि ये 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट था आर्टिकल 31 में, जिसको बाद में क्या किया गया, कैंसिल कर दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया 300 ए। क्लियर हुआ? तो अभी हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, अब हम अभी हमारा राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, फंडामेंटल राइट्स ना लीगल राइट्स? लीगल राइट्स। पहले फंडामेंटल राइट्स था जब तक वो फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में था, अब पार्ट में नहीं है क्योंकि उसको हटा दिया गया अमेंडमेंट करके। अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये फंडामेंटल 6 तरीके का फंडामेंटल राइट्स है हमारे देश में। क्या क्या है? एक हमारा है राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, उसके बाद हमारा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, उसके बाद राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। दीज आर द 6 फंडामेंटल राइट्स एट नाउ इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बताता है कि हर एक व्यक्ति को जो है 6 तरीके का अधिकार है। ये मुल्क और इस मुल्क की जो संविधान है हर अवाम, हर भारतीय नागरिकों को 6 तरीके का अधिकार देती है। बट ऐसा नहीं है कि अधिकार जो है इसलिए लिखा गया है, और इस अधिकार में कुछ ऐसे भी अधिकार है जो छीना नहीं जा सकता है। कुछ अधिकार है कि जो ड्यूरिंग द इमरजेंसी ये आपसे क्या किया जा सकता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, छीन लिया जाता है। बट हमारे देश का संविधान भी जितना भी हमारा जो राइट्स दिया गया सिटीजन को, दैट राइट्स आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट राइट्स, दैट आर नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा भी नहीं कि हमारा सारा राइट जो भी है हम लोग को मिल गया तो अब हम कुछ करें, कोई हमको बोलने वाला नहीं होगा, ऐसा बात नहीं, बेहिसाब मार मारेगा। क्यों? क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट्स तो है लेकिन ये तब तक आपका राइट्स है जब तक कि इससे किसी देश का पब्लिक हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और देश का माहौल खराब नहीं होता और किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करता, तब तक वो आपका फंडामेंटल राइट्स है। यानी फंडामेंटल राइट्स आर क्वालिफाइड, नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी लीगल लिमिटेशन नहीं है, ऐसा बात नहीं है। एवरी राइट्स आर अंडर लिमिटेशंस, एवरी राइट्स आर अंडर द लीगल बाउंड्री, हर राइट्स लीगल बाउंड्री के अंतर्गत होता है। समझ में आ रहा है ना? तो ये तमाम तरीके का जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स हमारा जैसे कि पार्ट 3 अंडर आर्टिकल 12 से लेके 35 के अंदर मेंशन किया गया है ना, हमारा फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच जो है बताया गया है। इवन हमारे देश में हमारा भारत का संविधान कहता है कि देश के प्रति नागरिकों का कुछ कर्तव्य भी बनता है। यानी जिस देश में आप रहते हो उस देश के प्रति कुछ आपका काम भी होता है, कुछ कर्तव्य भी होता है, कुछ ऑब्लिगेशंस भी होता है, एंड दैट ऑब्लिगेशंस आर आल्सो मेंशन्ड दैट वन इंडियन सिटीजंस व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी शुड ओबे बाय द इंडियन सिटीजंस। यानी एक भारतीय नागरिक की तरफ से भारत के लिए क्या क्या ड्यूटी होना चाहिए, इसके बारे में भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश के संविधान में है। ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन, काम करना पड़ेगा, देश के लिए कुछ कर्तव्य होती है, और इसके बारे में भी हमारा देश का आर्टिकल 51A में जो है मेंशन किया गया है। 51A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड? 11th। टोटल 11 ड्यूटी होता है एक भारतीय नागरिक का भारत के प्रति, मतलब इस देश के प्रति हर नागरिक का 11 काम होता है। 11 में एक को नहीं करते हम लोग। तब वो बोलता है कि ठीक, करना ना करना तुम्हारा ऊपर है, वो बात हो गया। घर में बड़े लोग आए, पैर छूना ना छूना तुम्हारा ऊपर है। वैसा ही फंडामेंटल ड्यूटी भी है, मन करेगा तो मानेंगे भी, मन नहीं करेगा तो नहीं भी मानेंगे, लेकिन एक मोरल ड्यूटी है। इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड, इट डिपेंड्स ऑन लाइक कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कॉन्सियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कुछ करने से क्या होता है, भला होता है और तो किसी का नुकसान नहीं होता है तो जरूर करना चाहिए, चाहे उससे कुछ हो चाहे ना हो, है ना? तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हम लोग को दी गई है। आगे समझ में आए? ये इट प्रिस्क्राइब्स द फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर द सिटीजन। यानी संविधान का एक सबसे बड़ा फीचर है हमारे देश का कि उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है कि भारत के नागरिकों के लिए क्या अधिकार है और उनका कर्तव्य क्या होता है इस देश में। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे देश के संविधान में जो है ये भी बताया गया है, इट ऑल्सो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ट्राई टू एस्टैब्लिश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ट्राई टू एस्टैब्लिश
द फेडरल सिस्टम बाय डिवाइडिंग पावर बिटवीन सेंटर और स्टेट। है ना, हमारे देश में संविधान क्या करता है, संविधान ही खुद ही बांट देता है। इट इस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम। पहला बात तो हमारा संविधान जो है हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम स्टैब्लिश करता है, और फेडरल सिस्टम जो स्टैब्लिश करता है वो दोनों जगह स्टैब्लिश करता है, सेंटर में भी और स्टेट में भी। तो सेंटर और स्टेट का क्या करता है, एक तो फेडरल सिस्टम स्टैब्लिश किया है। कैसे स्टैब्लिश किया है, बाय डिवाइडिंग द पावर, यानी जो पावर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बांटकर दोनों को एक पावर देने की काम किया गया है। जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, और दोनों का जो पावर दिया गया है इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो कोई झगड़ा ही नहीं है, सेंटर का ये पावर है तो सेंटर अपना संविधान के अनुसार चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपना संविधान के अनुसार चल रहा है ना। द डिवीजन of power between state and central government on the basis of the constitution। से तो constitutions का करके बांटा गया है ना पावर को। जैसे कि हम बता रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच जो पावर डिवाइड किया गया है, क्या पावर डिवाइड किया गया है कि सेंट्रल लेवल पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगा, स्टेट लेवल पे क्या होगा, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा, हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट काम करेगा, और पूरे देश के लिए काम करेगा क्या, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी क्या होता है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है ना। हालांकि चलो जुडिशरी तो नहीं है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी क्या होता है, फाइनेंशियल होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके पास भी क्या होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और दोनों के बीच पावर शेयर भी होता है। इसका एक अलग बाउंड्री है जो संविधान में मेंशन किया गया है, इसका भी एक अलग बाउंड्री संविधान में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे दोनों का पावर शेयर एक दूसरे के बीच, इसी को तो फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ, फेडरल सिस्टम इज द पॉलिटिकल सिस्टम। Federal system is the political system in which power are divided between two or more states, two or more governments, यानी दो या दो से अधिक सरकारों के बीच में पावर बटा होता है। So that kind of system is called federal system। हाँ, जैसे कि हमारे देश में देखो यूनियन के लिए क्या है, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी 97 जो ओरिजिनल 97 जो मैटर्स है उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा, यूनियन गवर्नमेंट। दैट मींस ये पावर दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांटेड द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन 97 सब्जेक्ट, बट द स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन द पावर दैट स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जितने भी 52 जो भी उसका ओरिजिनल 52 और 59 58 की 59 जो भी हो, 59 जो सब्जेक्ट आता है, 59 जो मैटर्स आता है, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगा। यानी स्टेट गवर्नमेंट का भी पावर बांटा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर बांटा गया है। दैट मींस इट इज द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर और स्टेट, एंड डिवाइडिंग द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट मींस व्हाट इज दिस, federal system। You are trying to establish the federal system, and now India is called federal country। कोई बात की बात है कि ज्यादा फेडरल नहीं है, बट फिर भी फेडरल है ना। दो सरकारें हैं, अब दो सरकारें में एक के पास ज्यादा पावर, एक के पास कम पावर है, बट पावर तो है ना, वो मैटर करता है। यहां पे वो देखते हैं, ये भी चीज है। लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट और फीचर्स क्या हम लोग को देखने को मिलता है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस का एक और फीचर्स क्या है, ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया ट्राई टू इंश्योर इंडिपेंडेंस जुडिशियरी। यानी हमारा संविधान जो है वो
कोशिश वो खुद भी किया है कि जुडिशरी को क्या किया जाए, इंडिपेंडेंट रखा जाए, क्योंकि हमारा संविधान का कहना था कि देखो जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तब तक किसी को न्याय और जस्टिस नहीं मिल सकता। तो द जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड शुड बी वर्क इन अ इंडिपेंडेंट वे। जो न्यायपालिका है उसे एक इंडिपेंडेंट तरीके से और न्यूट्रल तरीके से कामकाज करना चाहिए, उसको पॉलिटिक्स से उतना ज्यादा जो है नहीं जुड़ा जाना चाहिए, वरना वो भी पॉलिटिसाइज्ड हो जाएगा। जुडिशरी इज द ट्रस्ट वर्दी बॉडी, एक ऐसा बॉडी जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। सरकार के ऊपर उतना भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जुडिशरी के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो वो जो भरोसा है लोगों का कि इन्हीं से बस न्याय मिल सकता है, जिसको न्याय की मंदिर कहा जाता है, तो उस न्याय की मंदिर को बाकी तमाम चीजों से जो है, पॉलिटिक्स से जो है, हमें क्या करना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा। और इसके लिए हमारा काम भी किया गया। देखो हमारा संविधान क्या करता है, इट ट्राई टू एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश किया गया। इसके लिए कैसे इंडिपेंडेंस रखने की कोशिश किया गया, जैसे कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 50, जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, है ना, जो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, है ना, बात करता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या करो, अलग रखो। और कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, सबसे बड़ा गवर्नमेंट तो वही है, एग्जीक्यूटिव तो अपने आप में गवर्नमेंट है, मोदी जी, बाकी सारे लोग तो खुद ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और पॉलिटिक यानी एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को क्या रखना पड़ेगा, डिटैच रखना पड़ेगा, अलग रखना, तब जाकर जुडिशरी ज्यादा इसका एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। यानी एग्जीक्यूटिव शुड नॉट बी इंटरफेयर द एक्टिविटी ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी शुड वर्क इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशंस, फॉलो करते हुए। तो इसके लिए आर्टिकल 50 बनाया गया, जहां पे देखा गया कि जुडिशरी को, ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा संविधान जुडिशरी को क्या रखने की कोशिश किया, इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश किया। इसके अलावा देखा जाए तो तमाम ऐसे आर्टिकल है। आर्टिकल यहां पे देखा जाए आर्टिकल 147 सुप्रीम कोर्ट का, ये क्या कहता है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी वो पावर देता है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस और लॉ, यानी संविधान की व्याख्या कर सकता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशंस, रीडिफाइन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशंस को। अगर कोई संविधान में कोई लाइनिंग है जिस लाइनिंग का स्पष्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर कट मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो इसको सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है, जो कानून के जानकार है, संविधान के जानकार है, कि आप लोग उसको डिफाइन करें और समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे और टाइम टाइम पे संविधान ऐसा करता है। अभी बोला राइट टू वॉक इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो ये लिखा तो मिला था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान निर्माता जो जजेस है उनको जब वो पढ़ते हैं, उस स्पिरिट में पढ़ते हैं, उनको समझ में नहीं आया ये भी इसका पार्ट है। भले सब चीज नहीं लिखी जा सकती, छोटी छोटी चीज, लेकिन पार्ट है। तो समय के साथ जैसे जैसे होता है वैसे वैसे लोग डिफाइन करते रहते हैं, इंटरप्रेट करते रहते हैं, है ना। तो इट इंश्योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंश्योर रखने के लिए तो हमारे देश में ये देखा गया कि जजेस आर नॉट इलेक्टेड बाय द पॉलिटिकल हेड, बोला गया जजेस आर इलेक्टेड बाय द जजेस। हमारे देश में जजेस तो कोई पॉलिटिशियन से नहीं इलेक्ट होते भाई, हमारे देश में जजेस को कौन सिलेक्ट करता है, जजेस का सिलेक्ट करने वाला कोई पैनल ही नहीं है। हमारे देश में जो है सीनियरिटी के आधार पर क्या होता है, जज तय होता है। हाई कोर्ट का कौन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कौन बनेगा, और सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा ये भी डिपेंड करता है सीनियरिटी और एक्सपीरियंस। तो हाई कोर्ट में अच्छा काम किए, बहुत दिन तक काम कर लिए, 10 साल 5 साल, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जजेस बन जाते हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाते हो, तो आप सीजीआई बनने का भी वहां पे है सीनियरिटी, वहां पे नहीं देखा जाता है टैलेंट कितना, सीनियरिटी चाहिए, है ना। आप अच्छा काम कर रहे हो, 65 साल से पहले जजेस का, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो रिटायरमेंट भी है ना 65 साल, और हाई कोर्ट का 62। तो हाई कोर्ट का जज कौन बनता है ये बहुत डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कौन बनेगा ये भी कौन देखेगा, हाई कोर्ट के जज। जज ही तो जज को देख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई पॉलिटिकल तो नहीं, इनका रिक्रूटमेंट तो पॉलिटिकली नहीं होता है,
यही यही तो कोशिश किया गया ना। पॉलिटिकली होगा तो फिर दिक्कत होगा, ये पार्टी अगर करेगा तो ये पार्टी की तरफ थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा, बट कोई करवे नहीं करेगा, हम ही खुद जज को जज ही कर रहे हैं, तो उसके पास खुद ही पावर दिया। तो पावर कौन दिया कि जज खुद ही अपने जज को अपॉइंट कर सकते हैं? सो ये कॉन्स्टिट्यूशंस तो एक तरीके का इंडिपेंडेंट जुडिशरी और न्यूट्रल जुडिशरी को रखने की कोशिश की है ना। तो यही तो हमारा सबसे बड़ा क्या है फीचर्स है संविधान का। सो दीज आर द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। जहां पे जब क्वेश्चन आएगा तो हमको इसके बारे में जो है लिखना पड़ेगा, पॉइंट पॉइंट देखिए कि ये बेसिकली क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम अगला दिन बताए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कॉन्स्टिट्यूशन सारा चीजें नहीं दे सकते, लेकिन इंट्रोडक्शन में बेसिक चीज देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन 1946 के कैबिनेट मिशन में आया, प्रपोजल आया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो फ्रेम किया कॉन्स्टिट्यूशंस को, जो कॉन्स्टिट्यूशन इतने दिन में बनकर तैयार हुआ, इस टाइम पे बना, इस टाइम पे लागू हुआ, इसके फादर और इसके चीफ आर्किटेक्ट बी आर अम्बेडकर को कहा गया, ये तमाम चीजें लिख दोगी इंट्रोडक्शन में, एंड देन उसके बाद जो फीचर्स आएगा उस फीचर्स में ये लिखना पड़ेगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस प्रिस्क्राइब्स the fundamental things like the divisions of power, like the citizens' right, like the judiciary, like the federal government, and not all. but जब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ेंगे तो सब लोग समझ में आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये नया है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ओके, सो ये हम लोग का सेकंड क्लास है सिविक का, इसके बाद हम लोग एक पढ़ लेंगे, हम लोग का 20 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आ ही रहा है एग्जाम में, हम लोग चट्ठो क्वेश्चन आएगा और चट्ठो में ये भी आ रहा है, ठीक है। चट्ठो क्वेश्चन आएगा, दो ठो करना रहेगा, 50 मार्क्स का, कहानी खत्म, ठीक है। 50 मार्क्स का सिविक का पेपर। चलो आगे मिलते हैं, आगे जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।